हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चैनल में साइट। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो चैप्टर साइंस का फर्स्ट है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी चैप्टर के अंदर से हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संचारण और विकृत गंधिता। क्या पढ़ने वाले भैया? संचारण पढ़ने वाले हैं और विकृत गंधिता पढ़ने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर से हमने पीछे का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, बस केवल दो ही टॉपिक रह गए हैं। इसके अंदर संचारण रह गया है आपका और एक विकृत गंधिता रह गया है। तो ये इन दोनों टॉपिकों को आज हमें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी है, आपके समझ में एक बार में ही आ जाएगा और एक बार में आप समझने के बाद आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। यदि कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है ना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं संचारण से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संचारण। तो देखिए, संचारण के बारे में समझिए। पहले आपने लोहे की वस्तु देखी है, बाजार से खरीद कर लाते हैं तो ये कैसी आती है? वो चमकीली आती है। उनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? ये चमकीली होती है। और जब उनको हम खरीद कर लेकर के आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है भैया, जो लोहे की जो वस्तु होती है उसके ऊपर लालिमा युक्त एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है भैया? लाल, यानी लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है उस लोहे की वस्तु पर। तो उस लालिमा युक्त भूरे रंग की जो परत चढ़ती है उसको हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। तो लोहे पर जंग लग जाती है। तो आपने नाम सुना है ना जंग का, सभी जानते हैं जंग का लगना। तो लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है तो यह उस लोहे की वस्तु का क्या हुआ? उस लोहे की वस्तु का संचारण हो गया। क्या हो गया? उस लोहे की वस्तु का संचारण हो गया। तो उस संचारण की वजह से उस पर क्या लगी हुई है? जंग लग चुकी है। और आपने देखा है कि चांदी की वस्तुएं देखी है, चांदी की वस्तुएं कुछ समय बाद जब देखते हैं तो उसके ऊपर एक काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो यह उस चांदी का भी संचारण हो गया। चांदी के संचारित होने की वजह से ही उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। आपने तांबे की वस्तु देखी है, अगर तांबे की वस्तु को खुला वातावरण में छोड़ दिया जाए और कुछ समय बाद जब आप उसको देखते हैं तो उस तांबे की वस्तु के ऊपर एक हरे हरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है भैया? एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो यह उस पर हरे रंग की परत क्यों चढ़ गई? क्योंकि उस तांबे की वस्तु का संचारण हो गया। क्या हो गया? संचारण हो गया। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो धातुएं होती हैं, अभी ये हमने जो बात की लोहे की वस्तु, चांदी, ठीक है ना, और तांबा, तो ये क्या है आपकी? ये धातुएं हैं। अगर हम धातुओं को यानी खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो यह वो अम्ल या आद्र के संपर्क में आ जाते हैं। नमी युक्त स्थान पर जो आद्र होती है तो उस आर्द्रता के संपर्क में आ जाते हैं। तो इनकी वजह से ही वो धातुएं संचारित हो जाती हैं, संचारित हो जाती हैं। इसलिए लोहे की वस्तु पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती, जंग लग जाती है। चांदी की वस्तु पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे की वस्तु पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है ना? तो संचारण आपकी समझ में आ गया होगा। तो संचारण की परिभाषा बिल्कुल नॉर्मल है। तो देखिए, जब कोई वस्तु अपने आसपास अपने आसपास स्थित अम्ल या अम्ल या आर्द्रता अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है
तो वह संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। ठीक है ना? ये आपके संचारण की परिभाषा है। जब कोई वस्तु अपने आसपास स्थित अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस वस्तु का संचारण हो जाता है। तो हम भैया इस प्रक्रिया को हम संचारण ही कहते हैं। संचारित हो जाती है वो वस्तु। अब जैसे जैसे में देखिए, जैसे में जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे वो एग्जाम्पल आपको लिख देने हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, या फिर ऐसे लिख दो लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना। लोहे पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल तो ये हो गया आपका, लोहे पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना, ये संचारण का उदाहरण है। और दूसरा, चांदी के ऊपर काले रंग की, ये ध्यान रखना, लोहे पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ती है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना। और तीसरा, तथा तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना। ठीक है ना? आदि। बस कंप्लीट होता है ये टॉपिक संचारण आपका। तो आप देखते हैं कि हम बाजारों से किवाड़, लोहे के किवाड़ बनवाते हैं, जंगला बनवाते हैं, तो ये लोहे का क्या होता है? संचारण होता है। इसी की वजह से उन पर जंग लग जाती है और हमारे किवाड़ हैं, जंगला है, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है ना? लोहे की गाटर है वो भी खराब हो जाती है। लोहे की कोई भी सामग्री वो सभी खराब हो जाती है। तो ये आपका संचारण टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे होगा आपकी समझ में। अब हम चलते हैं विकृत गंधिता पर। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। तो आपने देखा होगा कि वसा युक्त जो खाद्य सामग्री होती है या फिर तेलीय खाद्य सामग्री होती है, उसको अगर हम लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उसका जो स्वाद है या फिर उसकी गंध है वो बदल जाती है। आपने देखा है, हम घरों में सब्जियां बनाते हैं तो यानी सब्जी को अगर लंबे समय तक रख दिया जाए, सुबह की सब्जी को अगर हमें एक दो या फिर अगले दिन ही देख लो, गर्मी पड़ रही है इस मौसम में, तो अगर आप सुबह की सब्जी को शाम तक देखते हैं तो ये वो खुले वातावरण में रखी हुई है, तो ये क्या होता है? यानी उसका स्वाद और गंध बदल जाती है, यानी बुस जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है? बुस जाना यानी खराब हो जाना। या फिर कोई यहाँ पे बसा युक्त कोई खाद्य सामग्री बना रहे हो और वो लंबे समय तक रखी है आपके घर में, ठीक है ना, तो उसका भी स्वाद व गंध बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया हमारी विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है ना? तो यही परिभाषा है। तो देखिए वसा युक्त, इसको अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, वसा युक्त अथवा तेले युक्त खाद्य सामग्री को खुला रख देते हैं लंबे समय तक, तो उसका जो स्वाद होता है और उसकी गंध होती है वो बदल जाती है। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। और हमने यही परिभाषा लिखी है यहाँ पर कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाती है, उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए आपने देखा होगा कि जो मार्केट से छोटे छोटे बच्चों के जो आइटम नहीं आते हैं खाने के, जो चिप्स वगैरह है, ठीक है ना, तो उन चिप्सों, जो चिप्स होती है वो विकृत गंधिता क्यों नहीं होती है उनके अंदर? उनका यानी
जो चिप्स होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं भरी होती है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ये ऑक्सीजन की वजह से ही उनके अंदर विकृत गंधिता आ जाती है। ठीक है ना। आप ऑक्सीजन को हटा दीजिए वहां से और उसकी जगह पर कोई दूसरी गैस भर दीजिए, जैसे नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, तो नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन का संपर्क टूट चुका है, नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। अब वो खाद्य सामग्री आपकी विकृत गंधिता नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर स्टार में लिख लेना, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है ना। तो आपसे कहा जाए कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यह उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर उनमें ऑक्सीजन गैस भरी होती तो वो विकृत गंधिता हो चुकी होती। आप उन चिप्सों को देखना, आप जब उस पन्नी को फाड़ोगे तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब वो खाद्य सामग्री आपकी ऑक्सीजन के संपर्क में आ चुकी है। अब उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि उसके अंदर विकृत गंधिता आ जाती है, उनका जो स्वाद है, वो खाने का स्वाद है वो बदल जाता है। ठीक है ना। उनके अंदर जो गंध है, गंध भी बदल जाती है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि जब नाइट्रोजन गैस थी तब तो वो कड़क थी, खाने में इंटरेस्ट आ रहा था। अब उनको खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वो विकृत गंधिता होंगे। जब खाएंगे यहाँ पे उनको, तो यह उनके अंदर वो कड़कपन नहीं रहेगा, बिल्कुल नरम हो जाएंगी और उनको खाने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यही आपकी विकृत गंधिता है। तो ये विकृत गंधिता वाला टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए। तो देखिए ये आपका एक पाठगत प्रश्न है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। इन अभिक्रियाओं में हमको उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है और इनको पहचानने में छात्रों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने जा रहा हूं। आपके सामने कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। उपचयित, अपचयित, उपचयन और अपचयन की पहचान करना आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये अभिक्रिया दी हुई है, Na क्या है आपका सोडियम, O2 ये क्या है ऑक्सीजन। तो सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है सोडियम के साथ और जुड़ करके ये सोडियम ऑक्साइड बन रहा है Na2O। क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए इनको समझने के लिए आपको उपचयन की परिभाषा याद होनी चाहिए, अपचयन की परिभाषा याद होनी चाहिए। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और उपचयन में अंतर नहीं है कुछ भी, एक ही मतलब है, दोनों शब्दों का शब्द अलग अलग है परंतु मतलब एक ही है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है और जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाती है, एक नया उत्पाद बनाती है। ठीक है ना। और ऑक्सीकरण में यानी उपचयन में एक बात और होती है कि हाइड्रोजन बाहर निकलती है। अगर कोई अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन हट रही है, तो वो भी आपके उपचयन अभिक्रिया के अंदर रखी जाएगी। ठीक है ना। आगे समझ में, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। और अपचयन अभिक्रिया में उल्टा होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीजन कहां निकलती है? बाहर, और हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है ना। ये अपचयन अभिक्रिया में होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस अभिक्रिया में देखिए सोडियम के साथ कौन जुड़ा है भैया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है? सोडियम के साथ। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका होता है उपचयन, उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक है ना। आगे समझ में। अब जुड़ने के बाद कौन सा पदार्थ बन रहा है? Na2O बन रहा है। यहां जो भी पदार्थ बनता है उसका यानी उसका होता है उपचयित, वो होता है उपचयित। एक राज की बात बता देता हूं आपके लिए, अगर उपचयन और अपचयन आपसे पूछा जाए तो अभिकारकों की तरफ देखना है।
अभिकारकों की तरफ देखना है कि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, या फिर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रही है, या ऑक्सीजन किससे निकल रही है, या हाइड्रोजन किससे निकल रही है। अगर उपचयन और अपचयन आपसे पूछा जाए तो आप इधर देखेंगे अभिकारकों की तरफ। अगर आपसे उपचयित और अपचयित पूछा जाए तो आप उत्पादों की तरफ देखेंगे। ठीक है ना, ये उपचयित और अपचयित पदार्थ आपके उत्पादों की तरफ ही मौजूद होते हैं। आगे समझ में, उपचयन और अपचयन कहाँ मौजूद होते हैं, अभिकारकों की तरफ। उपचयित और अपचयित कहाँ मौजूद होते हैं भैया, उत्पादों की तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके समझ में आ जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है भैया, Na सोडियम के साथ जुड़ रही है, तो इसका तो हो रहा है उपचयन। इसका क्या हो रहा है, उपचयन। अब देखिए, जुड़कर के ऑक्सीजन ने क्या बनाया, Na2, तो भैया ये आपका उपचयित हो रहा है। तो यहां पर हमको उपचयित और अपचयित पदार्थों की ही पहचान करनी है। तो देखिए, उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ, तो उपचयित कौन हो रहा है भैया इस अभिक्रिया में, ये हो रहा है Na2O। कौन हो रहा है, Na2O, ये हो रहा है आपका उपचयित। कंप्लीट होती है ये अभिक्रिया। अब नीचे आ जाइए। अब इसमें भी हमको यही बताना है, उपचयित और अपचयित। ऑक्सीजन जुड़ेगी जहां, उसका तो होगा उपचयन, और जुड़ करके क्या बनेगा, वो होगा उपचयित। और जहां से ऑक्सीजन निकलेगी, बाहर निकलेगी, उसका होगा अपचयन। और ठीक है ना, और ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या बन रहा है, तो वो होगा अपचयित। अब इसको देखिए CuO को, CuO, और इधर देखो Cu, यानी Cu अलग हो गया, ऑक्सीजन निकल रही है, यानी यहां से ऑक्सीजन निकल रही है। इसका मतलब ये, इसका क्या हो रहा है भैया, अपचयन हो रहा है। CuO का हो रहा है अपचयन। ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। तो भैया Cu का क्या हुआ है भैया, ये आपका अपचयित हुआ है। क्या हुआ है, अपचयित हुआ है। तो अपचयित पदार्थ, तो यहां पर अपचयित पदार्थ कौन है भैया, Cu, कॉपर है आपका अपचयित पदार्थ। कंप्लीट ये अपचयित। अब आ जाए उपचयित, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन जो निकली, ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई, H2 के साथ जुड़ गई। तो भैया यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि H2 यानी हाइड्रोजन में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भैया, उपचयन, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका तो हो रहा है उपचयन। अब उपचयन होने के बाद क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, जल बन रहा है। तो भैया ये आपका उपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में दोनों ही, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, तो इसमें उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ दोनों मौजूद होंगे। तो उपचयित पदार्थ, तो उपचयित कौन हो रहा है भैया, H2O हो रहा है उपचयित। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने। अगर उपचयन और अपचयन पूछा जाए तो अभिकारकों की तरफ देखना है। अगर उपचयित और अपचयित पदार्थ पूछे जाए तो उत्पादों की तरफ देखने हैं। ठीक है ना। अगर आपको ऐसे ही मेरे साथ रह करके इस प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, और वीडियो को ये लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है ना। अब हमें सेकंड चैप्टर पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। अध्याय 2 का नाम है अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।